अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के हवाले से कि वेल्व्स क्या होते हैं, ये दिल में क्या काम करते हैं और वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ खुदा न ख़्वास्ता अगर किसी को हो जाएं तो उनकी वजूहात क्या होती हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है, इनका इलाज क्या है। अगर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212 0519212 हमारे साथ प्रोग्राम में एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे अहम शोबों पर ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? जी जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए हमेशा टाइम निकालते हैं। थैंक यू जी फॉर द इनविटेशन और ऑनर है कि इस प्रोग्राम में आके कुछ कंट्रीब्यूट बंदा कर लेता है जी। और मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि हमारी आवाम जो है हमारे प्रोग्राम के थ्रू बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रही है। अब हमारी जितनी भी कॉलर्स हमें कॉल करते हैं तो वो अपना नाम भी बताते हैं, साथ साथ एज और वेट भी बताते हैं। तो वी आर एजुकेटिंग द पीपल और ये बहुत ही खुशी की बात है। आज हमने टॉपिक उठाया है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। तो आप ये बताइएगा कि वेल्व्स का हमारे जो इंसानी दिल है उसमें क्या फंक्शन है? वाल्व्स देखें, दिल के 4 खाने होते हैं और उसमें से दो ऊपर वाले खाने होते हैं, 2 नीचे वाले खाने होते हैं। और 4 खानों में से एक ऊपर वाला और नीचे वाला खाना जिस्म से जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसे हम गंदा खून कहते हैं, वो कलेक्ट करता है और फिर फेफड़ों के ज़रिए साफ़ करके उसमें ऑक्सीजन डाल के लेफ़्ट वाले हिस्से को देता है। और लेफ़्ट वाला हिस्सा फिर पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है और उससे जिस्म जो है उसको ताकत मिलती है। उन 2 ऊपर वाले और नीचे वाले खाने के दरमियान ब्लड को कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व होता है। वो इन चारों में होता है। फिर एक होता है जो कि पल्मोनरी वाल्व में होता है और एक होता है जो कि एओर्टा, हार्ट से जब बाहर निकलता है तो मेन जो शरीयान है उसके दरमियान कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व होता है। तो टोटल जो है वो 4 वाल्व होते हैं। ठीक है। अब इन वाल्व का जो मसला है, ये तो कई दफ़ा पैदाइशी हो सकता है कि बच्चा अगर जब पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पे या तो कोई वाल्व मौजूद ही ना हो, और मौजूद ना हो तो या फिर लीक कर रहा हो या फिर बंद हो। और दूसरा ये हो सकता है कि पैदाइशी बीमारियों के अलावा बचपन में 5 से 15 साल में एक बुखार होता है जिसे हम रूमेटिक फीवर कहते हैं, और अगर हम उसको उस वक्त नज़रअंदाज करें तो वो बुखार जो है वो कहते हैं कि लिक्स द जॉइंट्स एंड बाइट्स द हार्ट। अच्छा। तो वो जोड़ों को भी उसका असर होता है और हार्ट के ऊपर भी उसकी सोजश इन्फ्लेमेशन होती है। और अगर उसकी हम ट्रीटमेंट ना करें उस वक्त, जिसमें से पेनिसिलिन है जो कि उसकी ट्रीटमेंट है और बच्चों को उस वक्त मिल जानी चाहिए। अगर किसी को हो गया बुखार तो फिर प्रोफिलैक्सिस के लिए हर महीने वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो वाल्व के ऊपर बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से वाल्व या सिकुड़ जाता है, अच्छा। या बंद हो जाता है, और लीक होना शुरू हो जाता है। और कई दफ़ा उसका नहीं पता चलता, उसे सब क्लिनिकल होता है और इतने सिम्टम्स नहीं होते। और आपको 10-15-20 साल के बाद पता चलता है आपका वाल्व तो बंद हो गया। अच्छा, और वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हुआ है। और वो बच्चे जिनका गला ख़राब हो और जिनके जोड़ों में दर्द हो या जोड़ सूजे हुए हों, उनका इलाज फ़ौरन पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास होना चाहिए, क्योंकि वो डायग्नोज करे कि ये वो फीवर तो नहीं है रूमेटिक फीवर। उसके चंद एक टेस्ट हैं, जो टेस्ट ब्लड टेस्ट हैं, बाकी थ्रोट स्वैब है, वो बाकी सारी चीज़ें वो करते हैं। क्लिनिकली उसका जो है डायग्नोसिस भी होता है। वो देख के अगर वो एक दफ़ा कन्फर्म हो जाए कि रूमेटिक फीवर है तो फिर उसकी एक ख़ास ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट बड़ी सस्ती सी है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है जो लगाया जाता है। और वो पेनिसिलिन जो है उस इंजेक्शन से, जो बीमारी से जो है, जो बार बार उसकी इन्फेक्शन, उससे बचा जा सकता है। और ये चंद साल एक लगानी पड़ती है। और हमारे यहाँ सर आपने कहा कि ये जो वाल्व्स हैं ये दरवाज़ों का काम कर रहे हैं कि खून का जो फ्लो है वो एक तरफ जाने देते हैं और वापसी से उनको रोकते हैं, यानी वन वे ट्रैफिक होती है। आप वापस जो खून सीधा आगे तो जा सकता है, पीछे वापस नहीं आ सकता। सही। तो अगर इनमें कोई मसला हो जाए, जिस तरह कि अगर दरवाज़ा जो है वो लॉक हो जाए तो उसमें से फ्लो जो है वो रुकेगा। इसी तरह अगर वाल्व में कोई मसला है तो फ्लो में प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह अगर दरवाज़ा खुला रह जाए तो बैक फ्लो हो सकता है। तो इससे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। अच्छा सर, पैदाइशी तौर पर क्या ये जेनेटिक बीमारियां हैं तो ख़ानदान में होती हैं, पता चल जाता है कि हमारे ख़ानदान में है तो बच्चों को चेक करवाना चाहिए, या बच्चों में भी पैदा होते साथ ही कोई अलामात आती हैं? देखिए, उसमें से कुछ तो बीमारियां इतनी स्वेयर होती हैं कि उसमें से बच्चा शुरू में जब पैदा होता है उसी वक्त नीला होता है।
और उसमें से जो है फीड नहीं अपनी ले सकता, सांस हर वक्त फुला रहता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है और माँ बाप को पता चल जाता है। इसलिए आई थिंक इस आपकी प्रोग्राम के इस तवसत से हमने ये एक पैगाम दिया था पब्लिक को कि जब घर में बच्चे की पैदाइश हो तो जब आप एक दफ़ा पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से चेक करवाते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई बीमारी तो नहीं है, तो एक दफ़ा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को भी ज़रूर चेक करवा लें। पैदाइश के फ़ौरन बाद एक अल्ट्रासाउंड हार्ट का, जिसे हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं, वो इकोकार्डियोग्राफी दिल का अल्ट्रासाउंड ज़रूर हो जाना चाहिए ताकि उसमें से पता चल जाए कोई पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारी है कि नहीं है। अगर हो तो फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और फिर आपको उस हिसाब से पेरेंट्स को भी गाइड कर दिया जाता है कि ये आपने आगे एहतियात करनी है और ऐसे आपने बच्चे के जो लुक आफ्टर करना है और क्या कोई ऑपरेशन है, किस चीज़ की ज़रूरत जल्दी होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है कि जब बच्चे की पैदाइश हो और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या कोई सरकारी अस्पताल में पीडियाट्रिशियन जो हो, जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बच्चों का स्पेशलिस्ट हो दिल का, उसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लें और उसे इंसिस्ट करें कि हमारा एक अल्ट्रासाउंड बच्चे का या इकोकार्डियोग्राम वो ज़रूर कर लें। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद जी, बताइएगा, सवाल पूछिएगा। हाँ, मेरी एज है ठीक। और ब्लड प्रेशर अभी 50 और नीचे वाला। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा कॉल कर लीजिए हमें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, तो उसमें से बच्चों का ये वाला सिलसिला ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि बड़ा सर ये एक्सपेंसिव टेस्ट है या इजीली अफोर्डेबल है? इजीली अफोर्डेबल, आई थिंक इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप टाइम ले लें सरकारी अस्पताल में जाके पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से। हाँ, वो 1-2 महीने का आपको टाइम दे देंगे, उसमें ठीक है जी कि आप उसमें से करवाना बेहतर होता है, हमेशा बेहतर होता है। और उसमें से आपको ज़्यादातर चीज़ों का पता। देखिए, बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत सारे बच्चों में वैसे इनोसेंट मर्मर्स होती हैं, मर्मर्स आती हैं और बंदा परेशान होता है कि ये कोई पैदाइशी तौर पे बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो वो एको हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये कोई बड़ी बीमारी है या खामखा का ये मर्मर जो है वो इनोसेंट फिजियोलॉजिकल मर्मर है। बात हो रही थी रोमेटिक फीवर पे। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उस एज से ये सिलसिला शुरू होता है, 5 से 15 साल तक। तो वहाँ पे जब किसी बच्चे का गला ख़राब हो और बुखार हो और जोड़ सूज जाए तो ये एक अलामत है कि जी आपको रोमेटिक फीवर हो सकता है। और फीवर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन रोमेटिक फीवर की बहुत कॉमन है। आपको पता होना चाहिए कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ या रोमेटिक फीवर जो है वो तकरीबन डेवलप्ड वर्ल्ड में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये हमारा सिर्फ इधर सब कॉन्टिनेंट में और पूरे जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें ये ज़्यादा बीमारी है और उसमें से अभी तक ये बीमारी ख़त्म नहीं। हम अभी तक अपने एडल्ट्स में जो है ये बीमारी देख रहे हैं, वैल बंद है, वैल लीक कर रहा है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है और उसका लोड कई दफ़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको फिर वैल या तो चेंज करना पड़ता है या खोलना पड़ता है और मेटालिक वैल डालना पड़ता है या ख़ातीन में टिश्यू वैल डालना पड़ता है ताकि वो प्रेगनेंसी जो होती है बच्चे की जो अब जब तक वो फैमिली कंप्लीट ना करे उस वक्त तक उन्हें वारफिन जो है उससे अगर बच रहे, क्योंकि वारफिन के जब आपको वाल्व डल जाता है, लोहे का वाल्व डल जाता है तो खून पतला रखने के लिए एक दवाई है जो वारफिन है जो लेनी पड़ती है। उसके अगर प्रेग्नेंट हो तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हैं, बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो सकता है तो वो बीच में प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद दवाई बंद करनी पड़ती है। अच्छा, यानी वालिदैन के साथ साथ हमारा मैसेज टीचर्स को भी है कि अगर उनको दिखाई देता है कि बच्चा जो है उसका गला ख़राब है और साथ साथ उसको चलने फिरने में मसला हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में भी गुजार रहे होते हैं। अच्छा सर, कौन से बैक्टीरिया ये कुछ होते हैं जो कि गला ख़राब करते हैं और क्या ये कोई स्पेशल बैक्टीरिया हैं जो कि हार्ट को भी अफेक्ट कर देते हैं या ये नॉर्मल ही जो सोर थ्रोट कर रहे होते हैं वही बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस होता है जो गले को जो है वो बैक्टीरिया होता है जो करता है और जो पेनिसिलिन को रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए वो जब होता है तो आपको उसी के जो टेस्ट होते हैं वो सारी एसोटेटर्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो थ्रोट से है वो सारा कर देते हैं। ब्लड सीपी में ESR ज़्यादा होता है, CRP ज़्यादा होता है, वो आपको पता चल जाता है, लेकिन वो टेस्ट सारे करवाने बेसिक टेस्ट। दोबारा बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अली अहमद है, मैं तहसील कमालिया से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछे। सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि हाई ब्लड प्रेशर 170 पर जो ब्लड प्रेशर रहता है क्या इसका भी दिल की वजह से ये होता है तो प्रॉब्लम? क्योंकि वो गोली स्पेशल खानी पड़ती है, लेकिन ये मालूम करना है कि क्या ये भी कल्ब की वजह से मसाइल हैं डॉक्टर, इसके थोड़ी सी रोशनी डालें। सही,
यानी आप पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो क्या ये दिल की वजह से है या ब्लड हाँ। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से दिल का मसला हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी सर। जी, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है 95% में उसकी वजह का कोई पता नहीं होता। ठीक है। आपको कई दफ़ा विरासत में मिलता है, होता है तो बस हो जाता है। और हाँ, दिल के ऊपर इसका बुरा असर ज़रूर पड़ता है, दिल की वजह से नहीं होता, दिल के ऊपर इसका ज़्यादा होने की वजह से असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि मेरा 170 है, क्या वो नॉर्मल है कि नहीं है। हम पिछले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि 140/90 से किसी सूरत में भी ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो 140/90 से ऊपर जाएगा वो आपको नुकसान दे रहा है, वो हाई ब्लड प्रेशर है। आपका ब्लड प्रेशर की जो रेंज है, जो नीचे वाला है वो 90/60 और ऊपर वाला 140/90, इसके दरमियान में जहां मर्जी चक्कर लगाता रहे वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर आपका 90/60 तक है तो नॉर्मल है, 140/90 से नीचे है तो नॉर्मल है। अगर 140/90 से ऊपर चला जाएगा तो एबनॉर्मल है। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि 170 का है तो ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर है और इसके लिए दवाई की ज़रूरत होती है। और कई दफ़ा होता ये है कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो आप अगर नमक में ही एहतियात करें, यानी घर में जो नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कम कर दें, यानी उसे आधा कर दें जो घर में करते हैं। तरकारी में थोड़ा डालें, हांडी में थोड़ा डालें, आटे चाय में ना डालें और किसी चीज़ पे लगा के ना खाएं। इसी तरह समोसे पकौड़े जिनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, चाट है जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल अगर आप कम करें, कम खाएं तो हो सकता है कि बगैर दवाई के आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। पहले आपने डाइट ट्राई करनी है और उसके बाद ठीक ना हो फिर डॉक्टर के मशवरे के साथ फिर दवाई शुरू करनी है। और दवाई जो शुरू करते हैं वो ब्लड प्रेशर के लेवल के हिसाब से दी जाती है कि ऐसा ऐसा थोड़ी डोज से हम शुरू करते हैं, फिर ऊपर वाली डोज तक ले जाते हैं, उस डोज तक लेके जाते हैं जब तक कि ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे ना आ जाए। बिल्कुल। और हम इसी वजह से सर बार बार बताते भी रहते हैं अपने प्रोग्राम में कि 140/90 जो है वो कट ऑफ है, और अगर 90/60 तक भी आ रहा है आपका तो वहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज है, और ये सब लोग लिख लें तो बेहतर होगा, उनको पता लग जाएगा कि क्या उनका ब्लड प्रेशर होना और हमारा ये इनको मशवरा होगा कि जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, किसी भी वजह से जाएं, आपका पेट ख़राब है, आपका गला ख़राब है, आपको खांसी है, आपको बुखार है, तो उन्हें कहें डॉक्टर साहब मेरा एक दफ़ा ज़रा ब्लड प्रेशर चेक करके मेरे कागज़ के ऊपर लिख दें। लिखना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है, ख्वास ज़रूर लें कि उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कितना था। तो हो सकता है कुछ महीनों के बाद या सालों के बाद पता चले कि ज़्यादा, तो आपको पता हो कि उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और ये ब्लड प्रेशर था और अब मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। क्योंकि सर रूटीन में यही होता है कि जब मरीज़ जाता है तो बहुत दफ़ा जो स्टाफ होता है वो उनको ये कह देता है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं लिखा गया तो मरीज़ को खुद चाहिए कि वो कह दे कि मेरा ब्लड प्रेशर लिख दे। रिमेटिक हार्ट फीवर की हम बात कर रहे थे, उसके मतलब आप कुछ बता रहे थे। जी, उसमें से देखिए उसके एक इलाज है, एक मुकम्मल इलाज है, और इलाज आपने उसका एंटीबायोटिक 7 से 10 दिन तक वो लेनी होती है, और वो डॉक्टर साहब जो है वो आपको दवाई उसी वक्त लिख देते हैं। पीडियाट्रिशियन के पास, बच्चों को स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। अगर आपके इलाके में बच्चों का स्पेशलिस्ट नहीं है तो फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है उनके पास चले जाएं। अभी तो हर एक को पता है कि रूमेटिक फीवर का क्या है, लेकिन इस बीमारी को अगर शुरू में ही उसका इलाज कर लिया जाए और इसके जो बुरे असरात जो हैं बाकी बाद की उम्र में आते हैं, 20-25 साल उम्र के, उस वक्त पता चलता है कि आपके वाल्व बंद है या लीक हो रहे हैं, और फिर पता चलता हाँ मुझे उस वक्त तो बुखार हुआ था जिसमें मेरे जोड़ों में भी दर्द हुआ था। अगर उस वक्त इलाज हो जाता तो हो सकता है कि ये डैमेज जो आपके वाल्व पे ना होता, इससे बचा जा सकता है। और बाहर जो दुनिया है, अमेरिका है या यूरोप है, जहाँ पे ये बीमारी रुकी है वो इसी वजह से रुकी है कि उन्होंने प्रिवेंशन की है। उन्होंने स्कूलों में जहाँ जहाँ पे ये रोमेटिक फीवर हुआ उसी वक्त इलाज हुआ है, फिर वहाँ पे प्रोफिलैक्सिस हुआ, फिर एंटीबायोटिक्स हुआ, फिर जो जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती है वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा होती है, उन्होंने उसी के हिसाब से प्रिवेंशन की और अब वहाँ पे ये बीमारी नहीं है। सर यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ जिनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद अफजल भुट्टा बोल रहा हूँ जामपुर से। जी, सवाल बताइएगा। जी, मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना 90 और 140 से ऊपर होता है। इको मैंने करवाया था, इको जो है ना 60 है। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन आपका 60 है। हाँ जी जी, और मैं जो ना 2 साल से ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोप्रान है, कार्बिडा है, लिपिगेट, लोप्लेट, सस्ट है। ठीक है, लेकिन अभी कम नहीं हो रहा। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीटी कर देते हैं। ये डॉक्टर वही साहब है वहाँ से मुल्तान में। सही, यानी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब ये और आपकी कितने बड़ी मेहरबानी, मैं तक महीना हो गया ट्राई कर रहा हूँ। कितने साल हो गए आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा हुए? सर 2 साल हो गया प्लीज। और 2 साल से आप डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं? सर महीने के बाद जाते हैं तो कभी काउंट बेटा, कभी काउंट, तो वो सीटी कर देते हैं सर।
नहीं, वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सर सरकारी अस्पताल मुमताज। जी जी जी, उसमें से आई थिंक उसमें से आपका 170 है, और नीचे वाला कितना, 90 होता है या 90 से ऊपर होता है? सर 90 से ऊपर ही होता है प्लीज। और फिर उसमें साथ ये एक मैं गोली लिख के आपको बताता हूँ, उसको कागज़ पेन अगर आपके पास है तो लिख लें, इसके साथ ये गोली शुरू कर दे और उससे इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। ये है लोडोपेन, LODOPIN। हाँ लोडोपेन, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वो 5 मिलीग्राम एक गोली रोजाना शुरू कर दे, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल हो जाएगा। और हमें 2 हफ्ते के बाद दोबारा कॉल करके बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। और आपने जो ब्लड टेस्ट हैं अगली दफ़ा, वो सारे गुर्दे के टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, यूरिक एसिड का टेस्ट है, ब्लड CP है, ब्लड शुगर है, ये सारे टेस्ट करवा के 2 हफ्ते के बाद हमें इसी प्रोग्राम में बताएं। आपकी मेहरबानी सर, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। अच्छा सर, आपने कहा कि अगर खुराक में नमक कम कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर को हम लोग बासानी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप मौलिज के पास जाएं और अपनी दवाई एडजस्ट करवाएं। जिस तरह कि ये कॉलर भी थे और ये जाकर दोबारा से जब दिखाते थे तो इनकी दवाइयाँ CT कर दी जाती थी, तो मरीज़ को ख़ुद भी चाहिए कि वो बताए अपने डॉक्टर को, अगर वो बार बार CT हो रहा है तो इनको चाहिए कि ये ख़ुद कहें कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड नहीं है, क्योंकि जिस तरह के सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा सर, नमक हम लोगों की आदत है बहुत ज़्यादा खाना, हम लोग सैलेड पे भी डालते हैं, तो नमक कितना खाना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को? वो आज कहते हैं कि हर आपके खाने से लेके जिस जिस जगह पे नमक इस्तेमाल होता है, पूरे दिन में एक छोटा जो चम्मच है चाय वाला, उससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। चाहे आप तरकारी में डाला है, चाहे आपने किसी और जगह पे इस्तेमाल किया है, पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको आधा कर दें अगर आपको ब्लड प्रेशर है, यानी तरकारी में डले किसी और जगह पर, जैसे अभी हम समोसे पकौड़े हैं, हमारे चाट वगैरह है, दही बल्ले हैं, इनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। हमारी जो चाइनीज़ फूड है उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। और ये कहते हैं सफ़ेद नमक और काला नमक, बिल्कुल कोई नमक नमक है। हाँ, नमक नमक है, वो जैसा भी है, जिस शक्ल में भी है और जिस रंग में भी है, वो नमक है। अगर आप उसे नमक कह रहे हैं तो वो नमक है, वो कम है, उसका वही असर होता है जो बाकी हो, तो उसको आपने कम करके खाना। आप उसे हाफ कर दें तो आपकी बहुत सारी मसले जो है वो काफ़ी हद तक। कुछ लोगों को तो इन्होंने इतना ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं कि वो सिर्फ नमक लेना ही कम कर दें, उसका इस्तेमाल ही कम कर दें, उससे ही उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बेहतर। हमारे यहाँ पर ये भी सोचा जाता है कि अगर खाने को टेस्ट देना है तो वो नमक से देना है, विच इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल पूछिएगा। कौन बात करें, कहाँ से? मैं शेख मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ, लाहौर से। जी बताइएगा। मेरा एक हार्ट का मसला है, दिल स्टंट डला हुआ है एक, और ब्लड प्रेशर जो है अक्सर 104/54 रहता है। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? 82। ठीक है, और स्टेंट कब डला था आपको? पहला स्टंट डला था 2008 में, दूसरा स्टंट डला है 2000 में। ठीक है। शुगर है? शुगर है आपको? शुगर है लेकिन इतनी नहीं है। जो रैंडम है वो तकरीबन 170 है, फास्टिंग जो है वो 130-40 है। सीने में दर्द तो नहीं होता? सीने में दर्द होता है आपको? कोई सांस तो वगैरह सीने में फूलता कोई है? दर्द होता है। पूछना क्या चाहते हैं? पूछना क्या चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा ब्लड प्रेशर जो है 104/54 ये कम रहता है, इसके लिए पूछना चाहता हूँ। ठीक है। दवाई क्या क्या ले रहे हैं? दवाई कौन कौन सी ले रहे हैं आप? दवाई लोप्रीन ले रहा हूँ, वो काफी सारी दवाई, 6-7 दवाइयाँ ले रहा हूँ। डॉक्टर शाहजाद का लाहौर में। ठीक है। कोई कमजोरी वगैरह आपको महसूस होती है? वो टांगों की, घुटनों का ऑपरेशन को है, टांगों में कमजोरी है। ठीक है, जब उठते हैं, बैठे हुए होते हैं, उठते हैं? वॉकर के साथ चलता हूँ, वॉकर के साथ चलता हूँ। वॉकर के साथ चलते हैं, ठीक चक्कर है। तो नहीं आता बैठ के उठते हैं तो? जब बैठकर आप उठते हैं तो क्या सर वगैरह चकराता है आपका? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आई थिंक 82 माशाल्लाह उनकी एज है, और काफ़ी साल पहले उनको स्टेंट डला था। ब्लड प्रेशर और शुगर है, और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड है, और वॉकर के साथ चलते हैं। फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। और इनका आई थिंक जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। 100/54। आपकी जो उम्र ज़्यादा होती है तो आपके ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाले
ब्लड प्रेशर में गैप बढ़ता चला जाता है, जो कि नॉर्मल है। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जिनका ब्लड प्रेशर है ये लो नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा। हाँ, अगर इनका ब्लड प्रेशर 90-60 से नीचे हो तो फिर अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करके अपनी दवाइयाँ कुछ कम करवा दें उनका, ताकि वो ब्लड प्रेशर जो है 90 से ऊपर रहे, 90 से नीचे ना। तो इनका ब्लड प्रेशर फर्स्ट क्लास और ठीक सर है, नीचे और वाला इन्हें कोई जो फिक्र इनका वाली कोई बात 54 है वो ठीक वो है? फाइन, बिल्कुल ठीक है। जी। जो आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, जो उम्र बढ़ती है, तो गैप ऊपर वाला सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो गैप है बहुत वो ज़्यादा बढ़ता हो चला जाता जाता है, वो नॉर्मल होता है। बहुत सारे लोग परेशान होकर आते हैं, जी मेरा 50 पे चला गया, मेरा 40 पे चला गया, क्या करूँ? मैंने कहा आपको कोई तकलीफ नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है, बस ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई, जैसे आपने उनसे सवाल किया कि आपको कमज़ोरी तो नहीं महसूस होती, वीकनेस नहीं होती, खड़े होने में कोई चक्कर तो नहीं आते, या आपको चलते हुए कोई चक्कर है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली कोई ठीक है, बात फिर नहीं। परेशान जी, होने की बात होता नहीं ये है कि जितने भी ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, इनकी जब हम मेडिसिन देते हैं तो शुरू में ये मसला होता है कि जब बैठ के उठते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, सही। तो इन्हें चक्कर आता है। वो कुछ अरसा जो है के बाद बॉडी जो है अडेप्ट कर लेती है, और फिर वो ब्रेन और जो टांगों के रिफ्लेक्सेस हैं वो आपस में वो used ठीक to हो हो जाते हैं, जाते यूज हैं, टू हो जी। जाते हैं, किक होते हैं। जो उम्र ज़्यादा होती है रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, तो जो सिग्नल नीचे आता है कि नालियाँ जो टांगों की सिकुड़ती हैं वो ज़रा लेट आता है, जवानी में जो है जल्दी आ जाता है, तो आपका वो पोस्टल ड्रॉप जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का, वो नहीं होता। सही। तो जो बुढ़ापे में जो है वो आपके ब्लड प्रेशर जो ही खड़े होते हैं, ये नॉर्मल है, गिरता है, इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। होती। और इस उम्र में हमेशा कोशिश ये किया करें कि जब बैठ के उठें तो थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए खड़े होकर अपने आप को स्टेबल कर लें। जब स्टेबल हो जाएं तो फिर चलना शुरू करें। चक्कर आ रहे हो तो फिर चलना शुरू ना करें। वो सबसे ज़्यादा मसला होता है रात को उठते हुए, जब आप गहरी नींद सोए हुए हों और आपने वॉशरूम में जाना हो, और आप जब बैठ के अचानक उठते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, कई दफ़ा आप गिर जाते हैं, चक्कर जी। आता है और गिर जाते हैं, वो नॉर्मल है। इसलिए बेड पे बैठ के चंद सेकंड बैठ के अपने आप को स्टेबल करें कि आपको खड़ा होने से चक्कर तो नहीं आएगा, फिर चलना शुरू करें। और अगर आप समझते हैं कि आपको चक्कर आएगा तो किसी दीवार का सहारा लेके आप वॉशरूम तक जाएं, और वहाँ पे भी कोशिश करें कि वो, क्योंकि गहरी नींद में होते हैं, रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, तो इसलिए पोस्टल ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। तो सपोर्ट लेके तो फिर बाथरूम में भी जाए, और स्पेशली जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, उनको ये ज़्यादा एहतियात करने की सर ये ज़रूरत है। आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं भी अपनी मदर को हमेशा ये बात बताती रहती हूँ। और बच्चों का ये फ़र्ज़ है, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनके पेरेंट्स इस वक्त प्रोग्राम के सामने मौजूद नहीं हैं या वो नहीं सुन रहे, तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को बताएं कि जब वो रात को उठें तो फ़ौरन से खड़े ना हो जाएं, थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा गैप दें, उसके बाद वो उठें। और अगर उनको चलने में कोई मसला है तो वॉकर का इस्तेमाल ज़रूर करें। यूजुअली ओल्ड एज में देखा ये जाता है कि पेरेंट्स थोड़े हेजिटेंट होते हैं वॉकर्स वगैरह यूज़ करने के हवाले से। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक चल सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो एल्डरली फॉल के केसेस हैं वो रात में ही हमारे सामने आते हैं सर, के बहुत सारे जो बूढ़े अफराद होते हैं वो बाथरूम में जाके गिर जाते हैं, उनको चक्कर वगैरह आ जाते हैं। तो अगर उनके साथ कोई नहीं है तो फिर वॉकर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर एक कॉलर है हमारे जी, साथ, जी। उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, सवाल बताइएगा। ये मैं आज़ाद कश्मीर अजरे से आजियानी बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ को ये ब्लड प्रेशर 6 साल से जो है ना मसलसल उसका आई है। मैं CMS रावलाकोट भी गया हूँ, कोटली भी गया हूँ, और हर जगह पे चेक कराता हूँ। जब वो गोलियां देते हैं तो वक्त ही उसका वरदान होता है, और उसके बाद जो है ना फिर उसी तरह होता है। आपकी वाइफ को मसला क्या है? वो उसका थोड़ा मोटापा भी है, और उसका ब्लड प्रेशर हाई है, हमेशा जो है ना 200 से ऊपर रहता है सर। ये तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं कर रही वो? और वो दवाई बिल्कुल इस्तेमाल करती हैं सर। ये एविसार जो है ना, ये वो गोली है, वो डेली खाती है। और उसके बाद ये लहसुन भी जो है ना, ये जो है ना, ये थोड़ा सा भून कर वो भी खाती है। कौन सी दवाई लेते तो लेकिन फिर भी जो है आपने ना, कहा है ले रही हैं वो? जी कौन सी दवाई ले रही हैं? वो एविसार गोली है सर। ये वो 160/10। ठीक है। और आपने कहा कि मोटापा है, शुगर भी है उनको? नहीं, शुगर नहीं है सर। चलने पर सांस फूलता है उनका? जी चलने पर सांस फूलता है उनका? हाँ, ये बिल्कुल चलने से जो है ना उनका जो है ना सांस फूलता है उसका जो है। ठीक है। तो आपने मौलिज को दिखाया है जब इनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था तो? ये पे हमारे हजीरा में जो है ना एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर आजमदीन साहब हैं जी रिटायर्ड, वो मेजर हैं। ठीक है। रावलाकोट में जो है ना CMS भी उसको एक दिन जो है ना वो ज्यादा हो गया था,
220 230 हो गया था, रावला को सीएमएच ले लिया हूँ गाड़ी पे। दवाई बाकायदगी से खाते हैं? दवाई बाकायदगी से खा रही हैं वो? दवाई तो खा रही है। चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर इन्होंने दवाई खा इन्होंने रही एज नहीं बताई, इन्होंने जी। उम्र कितनी थी। बिल्कुल। हाँ, वो एज आई थिंक नाजरीन को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप कॉल करें तो अपनी उम्र ज़रूर बता दें और बताएं कि शुगर या ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। अभी इनका आई थिंक ये मैक्सिमम डोज एफसार की ले रहे हैं, इसमें 10 मिलीग्राम 2 दवाइयाँ हैं इसमें, और ये दोनों की मैक्सिमम डोज लें 10/160 ले रहे हैं। वो देखने की ज़रूरत है। एक मैं घर वालों को ये बताना चाहूँगा कि जो गोली है वो 62 कई एज दफ़ा थी मरीज़ सर नहीं उनकी। खाता, वो कहता है मैंने खा लिए। घर वालों को भी ज़रा थोड़ा सा सही गलत बयानी कर जाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है जब ऐसी हालत हो जाए कि ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल हो जाए तो घर में से कोई ना कोई मेंबर एक ज़िम्मेदारी ले ले, बच्चों में से ज़िम्मेदारी ले या मियाँ ही ज़िम्मेदारी ले ले, या अगर मियाँ को तकलीफ़ है तो बीवी ज़िम्मेदारी ले ले कि सुबह नाश्ते के वक्त चाय के साथ ही वो गोली पड़ी हो ठीक। और कहे जी ये आपने नाश्ता कर लिया, अब ये गोली खा ले, और आपको यकीन हो जाता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मरीज़ कहता है जी मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, वो दवाई नहीं खाता। अच्छा। ब्लड प्रेशर 2 वजह से कंट्रोल नहीं होता। एक तो ये है कि मरीज़ दवाई नहीं खाता, हाँ, और कहता है जी आप मैं एक दिन छोड़ देता हूँ, एक दिन खा। जब उसे डिग आउट करते हैं फिर जाके मानता है हाँ जी मैं एक दिन छोड़ देता हूँ, एक दिन लेता हूँ। ना खाने की वजह से कंट्रोल नहीं होता, और कई दफ़ा फिर हम जब दवाइयाँ बढ़ाते हैं तो फिर एकदम नीचे ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि वो पहले वाली दवाई भी ले रहा होता है और हम एक और बीच में ऐड कर देते हैं। तो एक ये पता करना बड़ा ज़रूरी होता है कि मरीज़ अपनी जो दवाई है वो एक टाइम पे ही खाए, जहाँ पे जो उसे टाइम बताया होगा रोज़ाना उसी टाइम पे खाए और बाकायदगी से खाए, और उसको लिंक कर दे अपने खाने के साथ ताकि वो दवाई भूले ना कि मैंने अगर नाश्ता करना है तो नाश्ते के साथ ही ये दवाई नाश्ते खानी के है। टेबल पर रख लें ये दवाई, जी हाँ, तो भी साथ ही रख बहुत लें। अच्छा और है। उसमें से शुरू में बेहतर होगा घर में कोई ना कोई जिम्मेदारी देख रहा, ले ले। जिम्मेदारी ले बच्चों में से कि ये करना है और फिर जाओ। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मरीज़ दवाई नहीं खा रहा, तो फिर दूसरा एहतियात वाला सिलसिला। एहतियात होती है कि जी आपने खाना बनाया, घर वालों ने बनाया अच्छा खाना, उसमें नमक कम डाला, यूं ही आगे पीछे हुआ खुद नमक उसमें डाल दिया। ये बहुत सारे मरीज़ करते हैं और फिर वो कहते हैं जी कि हर चीज़ दवाई से ही ठीक हो। अब इसमें मरीज़ का जो है बीच में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। तकलीफ़ मरीज़ को है, नुकसान होगा तो मरीज़ को होगा, डॉक्टर को नुकसान नहीं होगा। अगर वो अपने चक्कर दे रहा है कि दवाई नहीं खा रहा है या खुराक में बेहतियाती कर रहा है तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है। इसलिए 2 चीज़ें जो है हमेशा इंपॉर्टेंट है कि वक्त पे दवाई खाना, दूसरा जो है खुराक में जो एहतियात बताई गई उस पर अमल करना। कभी कभार आई थिंक आपको कुछ खाने को दिल करता है जो डॉक्टर ने मना किया, तो कभी कभार महीने में एक बार बेशक कब एक खा दफा ले, छुट्टी कर सकते वो हैं हॉलीडे आप जो है वो उसकी कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते लेकिन ज़्यादातर जो आपका खाना है वो एहतियात वाला खाना हो चाहिए। और हमारे वो मरीज़ जो हमारी इस हदायत पे अमल करते हैं जी कि आपने एहतियात करनी है और दवाई बाकायदे से खानी है, वो बहुत बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक बड़े रहते अच्छे हैं। तरीके से ठीक ठाक रहते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल कॉलर है ज़िंदगी सर हमारे गुजारते हैं। साथ, उनकी कॉल लेते जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइएगा कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अली मुराद पिंडो आदम से। जी, सवाल पूछें। जी, सवाल ये कि मेरी वालदा है, उनको ब्लड प्रेशर है, ना वो नमक वाली रोटी खा सकते हैं और ना वो सालन में मतलब मिर्च डाल सकते हैं। ठीक। तो अगर वो नमक थोड़ा सा भी खा ले तो वो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिल में दौरे आ जाते हैं और जिल्द के ऊपर धब्बे बन जाते हैं लाल लाल। अच्छा, दवाई क्या एज क्या है उनकी? एज उनकी है मेरे ख्याल में 55 तक। ठीक है, दवाई कौन सी ले रही हैं वो? दवाई मैडम मैं जो हूँ ना बाहर ड्यूटी करता हूँ, इसीलिए मैंने दवाई चेक नहीं की, मेरे बड़े भाई है उधर। अच्छा, कितनी ठीक है। किस्म की दवाइयाँ लेते हैं? कितने किस्म की दवाइयाँ ले रही हैं वो? मेरे ख्याल में 3 किस्म की है। ठीक है, और साथ उनको कोई शुगर वगैरह भी है? शुगर नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर है। अच्छा। और मेरे ख्याल में दिल के दौरे पड़ते हैं उसको। सीने अच्छा, में दर्द होता है? सीने में दर्द होता है उनको? हाँ, सीने में बहुत दर्द होता है, बिल्कुल बाकायदा वो रुक जाते हैं, मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाता तो है। डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया कई मरतबा, तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? वही दवाई देते हैं, फिर वही दवाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि नमक जी, मिर्च पूछना नहीं चाह खा रहे हैं। सकती हैं? हाँ, ठीक है, नमक और मिर्च बिल्कुल नहीं खा सकते। और क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया हाँ कॉल जी, करने हाँ का। जी, इनकी मदर हैं और उनको सीने में दर्द भी होता है, ब्लड प्रेशर का भी उनको प्रॉब्लम है और उनकी वजह से घर वाले भी नमक और मिर्च बिल्कुल नहीं खा रहे।
जी, उसमें नहीं, मैं देखिए जो है ना, नमक और मिर्च बिल्कुल ना खाना, ये कभी कोई डॉक्टर नहीं कहता जी कि ठीक बिल्कुल ही ना खाएं। आपने उसकी मिकदार को कम करना होता है और खाने को बदमज़ा नहीं करना होता। खाने में जायका रहे, और हमारे खाने में जायका मिर्च और नमक से ही होता सही है, है। लेकिन नमक का इस्तेमाल कम और मिर्च का भी इस्तेमाल कम होना चाहिए। इनको नॉर्मल खाना दें। उनके और लिए उसमें सेपरेट से भी बना सकते जी हैं। हाँ, सेपरेट देखिए वो एक अलग एक्सरसाइज है। एक हांडी पकती है, फिर दूसरी पकती है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि घर में सिर्फ एक ही हांडी पकनी चाहिए, ठीक है। मरीज के लिए भी और बाकी घर के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी। हाँ, उसमें चीज़ें थोड़ी डालें, जिन्होंने डालनी है, जिनको नहीं है प्रॉब्लम वो बाद में डाल लें, लेकिन मरीज जो है उसी में से खाना खाए। उसमें इनका जो मसला है, आई थिंक इनको खुद भी नहीं पता कि इशू क्या है। उन्हें डॉक्टर के पास, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको दिखाना चाहिए। और इनको जो सीने में दर्द हो रहा है वो उनकी ईसीजी करे और ईसीजी देखें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ईसीजी से फर्दर आगे कोई टेस्ट करने पड़ते हैं, ईटीटी या एको करना पड़ता है, तो वो किए जाएं। और अगर उसमें भी नहीं पता चलता और शक है कि दिल की नालियां बंद होंगी, तो फिर सीटी एंजियो या एंजियो इनकी हो जानी चाहिए। तो इन्हें जो है एक स्पेशलिस्ट, जो दिल का स्पेशलिस्ट है, उनको दिखाने की ज़रूरत है, जो इनकी दवाइयाँ भी एडजस्ट करे और उनका जो मसला देखे। कई दफ़ा होता है कि मसला इतना बड़ा नहीं होता, मामूली सा मसला होता है। आप टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि मरीज़ को ज़्यादा मसला नहीं है, मरीज़ को तसल्ली दे देते हैं, उसकी दवाइयाँ ज़रा कम कर देते हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी दवाइयाँ दे देते हैं और घर भेज देते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, शक में रहते हैं कि मुझे दिल की तकलीफ़ है, और उन्हें दिल की तकलीफ़ नहीं होती है। उन्हें मस्कुलर पेन होता है या कोई और पेन होता है, उसे तसल्ली दे के घर भेजना होता है। और कुछ लोग, वो लोग फिर जिसको अगर कोई शक डाल दे कि आपको दिल की तकलीफ़ है, वो नफ्सियाती तौर पे दिल का मरीज़ बन के पूरी उम्र गुजार देता है और अपने आप को समझता है कि मैं नामल नहीं हूँ, हालांकि वो नामल होता है। इसलिए हमारे पास जब आते हैं तो हम उनके टेस्ट करके देखते हैं कि कोई मसला है भी है कि नहीं है, तो उन्हें बता देते हैं आपको कोई मसला नहीं है और आपको दोबारा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अच्छा, एक दफ़ा तशखीस करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं मियां खुशाब से बात कर, मोहम्मद खान न्याजी। जी, सवाल पूछिएगा। मैंने स्टैंड तकरीबन 10-12 साल हो गए, अच्छा, तो उनकी अगर तकलीफ वगैरह दोबारा तो क्या हो? दोबारा गाल कर, आवाज़ ठीक नहीं आ रही। ठीक है। आपने सवाल ये पूछा है कि आपने स्टेंट डलवाए हैं, 12 साल हो चुके हैं, तो क्या स्टेंट्स की भी कोई एक्सपायरी होती है? आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको सवाल समझ आ गया, मुझे सवाल समझ नहीं जी। आया। उसमें से नामली यही होता है कि कई दफ़ा वो बात कर रहे होते हैं, वो पूछना चाहते हैं, पूछ नहीं सकते। अगर उनको भी महसूस हो कि आवाज़ जो है वो टूट रही है, तो उसे दोबारा एक दफ़ा कॉल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपने सवाल समझ लिया। उन्होंने कहा जी 12 साल पहले स्टेंट डला है और अब जो है वो ठीक है, लेकिन क्या टेस्ट करवाने चाहिए कि स्टेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए, स्टेंट की कोई एक्सपायरी नहीं होती। स्टेंट लोहे का एक स्टेंट है और वो कहते हैं हड्डियां गल जाती हैं, स्टेंट नहीं गलता। होता यह है कि स्टेंट के ऊपर बीमारी तो नहीं दोबारा आ गई, स्टेंट दोबारा ब्लॉक तो नहीं हो गया, वो चीज़ देखनी होती है। और जब ऐसी कोई चीज़ क्या करनी चाहिए ताकि स्टेंट उसमें से जो बेसिक जो एहतियात है वो तो यही है कि जो आपको उस वक्त परहेज बताया है उस पर अमल करें, और जो दवाइयाँ आपको बताई गई हैं वो जब तक डॉक्टर ना बंद करे वो दवाई आपने बंद नहीं करनी, तो आपका स्टेंट खुला रहता है। आप एहतियात करें और दवाई बाकायदगी सिखाएं। हाँ, जब स्टेंट बंद होता है तो कई दफ़ा आपको उसी तरह के अलामात और सिम्टम शुरू हो जाते हैं जो पहले हुए थे। यानी चलने से सीने में दर्द हो गया, खाना खाया तो सीने पे बोझ आ गया, सीढ़ियाँ चढ़ी तो सीने पे बोझ आ गया, ज़ोर का काम किया या कोई वजनी चीज़ उठाई तो सीने पे बोझ आ गया, गुस्सा किया तो सीने में बोझ आ गया। वो फिर दिल बोलना शुरू हो जाता है कि आपका स्टेंट बंद है और आपको फर्दर टेस्ट करवाने की जरूरत है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि दिल खुद बोलना शुरू हो जाता है कि अब मसला है और इसे ठीक किया जाए। अच्छा सर, बहुत सारे लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि इससे शरियानें खुलती हैं, इसमें किस कदर हकीकत है? इसमें उनकी एक तसल्ली हो जाती है, इसका कोई असर नहीं है, लहसुन का कोई ऐसा असर नहीं है। लहसुन का देखें बहुत बड़ी बड़ी ट्रायल्स आई और उस पर बड़े रिसर्च और टेस्ट हुए, जिसमें डॉक्टर्स पे भी उन्होंने टेस्ट किए, उन्होंने नर्सेज को भी बहुत बड़े बड़े टेस्ट किए, तो उसका यह हुआ कि स्वाद लहसुन का आगे मुंह में से बू आने के और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही। तो इसलिए अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। ठीक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कोई थोड़ा बहुत शायद फ़ायदा हो, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं हुआ कि इसका कोई फ़ायदा होता है। लेकिन वो लोग जो खा रहे हैं उनके टोटके हैं, उन्हें ज़हनी तसल्ली देती है, तो मैं रोकता नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, खाने दे। अगर हो सकता है कि छोटे मोटे उन्हें दर्द है, जो कि मस्कुलर दर्द है, उनके वो ठीक हो जाते हैं वो खाने से, तो फर्स्ट क्लास। अगर उन्हें फ़ायदा आ रहा तो ठीक है, लेकिन नुकसान कोई नहीं है और खाने में फ़ायदा नहीं है कोई।
इसलिए हम लोगों को अगर देखें कि लहसुन का इतना फ़ायदा होता, वो तो हम लोगों को खुद एडवाइस करते हैं कि एज अ मेडिसिन आप लहसुन ले लें। लहसुन तो हमारे खाने में इस्तेमाल होता है, हर खाने में इस्तेमाल होता है, तो वो काफ़ी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं 1 गुल्ली खाता हूँ, मैं 2 गुल्लियाँ खाता हूँ, तो हाँ मैंने जी, कहा अब गोलियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं लहसुन की। यहाँ वो पर एक कॉलर है यहाँ हमारे पे साथ। देखिए लोगों ने कारोबार बना लिया ना, आपको पता चले कि लोग जो है लहसुन खाना तो हर कोई कैप्सूल में भर के लहसुन देना शुरू कर देगा, ऐसा ही पाउडर है। बना कर देना शुरू कर जी, देगा। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं जानकी से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछे। जी, डॉक्टर साहब से मैं बात कर रही हूँ। बीपी की मरीज हूँ, दवाई खाती हूँ बेफिशे की, तो फिर भी काफ़ी साल हो गए, 4-5 साल हो गए। मेरा बीपी तो खैर कंट्रोल रहता है, 120/70 रहता है, कभी 80 रहता है, ये रहता है। और मैं चाहती हूँ कि गोली कुछ कम होना चाहिए। 4-5 साल हो गए, मैं परहेज भी करती हूँ काफ़ी, परहेज भी रखती हूँ, नमक भी कम खाती हूँ, मैगी कम खाती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और रोज़ वहाँ चेक भी करवाती हूँ बीपी में, इसी वजह से डेली। ठीक है, डॉक्टर को दिखाती हैं मतलब क्या साथ है? साथ? नहीं डॉक्टर साहब, मैं खुद चेक मैंने रखा हुआ, अलग चेक करवाती हूँ भाई से, ठीक और है, मैं क्या मेरा सही रहता है। और मैं चाहती हूँ कि कुछ गोली सब कहते हैं, थोड़ी गोली का मतलब कम होने की पता तो MG, मैं 5 MG की खाती हूँ, परफेक्ट वी। सही सवाल आपका बहुत अच्छा है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने जी, का। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर, इनका सवाल ये था कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, इन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी की है और ये काफ़ी अपना ख्याल भी रखती हैं, तो अब क्या इन्हें दवाई कम कर देनी चाहिए जब इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है? नहीं, सही, ब्लड प्रेशर तभी कंट्रोल्ड है कि ये दवाई खा रही है। ठीक, बंद करेंगे तो फिर वो जंप करके ऊपर चला जाएगा। हाँ, जब इनका ब्लड प्रेशर 110-70 से नीचे जाना शुरू करे तो फिर बेशक डॉक्टर के मशवरे से उन्हें कम करनी चाहिए। अगर 110-70 जैसे ऊपर रहता है तो इन्हें दवाई अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है। कई दफ़ा होता है कि वो आप एक दफ़ा जब कंट्रोल ख़राब होता है, दोबारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए वो जिस्म और एक ड्रग का एक लेवल होता है ना, हम जो दवाई खाते हैं उसका एक स्टडी लेवल जब ऑप्टिमल लेवल ब्लड में बन जाता है, जिसको 2 हफ्ते लगते हैं, तो फिर जाके आपका कंट्रोल स्मूथ होता है। तो वो जब हम दवाई बंद करते हैं तो वो जो अंदर जो उसका लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर दोबारा उस लेवल को अचीव करने के लिए कई दिन और लग जाते हैं। बहुत तो इसलिए अपनी जो मसला दवाई होता है वो बाकायदगी से लेते रहें, और अगर 110-70 से नीचे नहीं है तो आप दवाई अपनी बंद ना करें, वो चलाए रखें। अगर कम हो तो फिर आपने डॉक्टर के मशवरे से दवाई कम कर सकते हैं। सही, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलामुअलैकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं चित्राज से बात कर रहा हूँ, सरदार मोहम्मद मेरा नाम है। जी, सवाल पूछे। सवाल ये, मैं 2007 से ये हार्ट का मरीज, 2007 से। हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है आवाज नॉट नहीं आ रही है? जी। अब बोलें, अब आ रही है, बोलें। अब आ रही है। मैं 2007 से हार्ट का मरीज हूँ, ठीक है, और दवाई बाकायदा खा रहा हूँ। ठीक है। अभी मेरा 2 दफा एंजियोग्राफी हुआ है। तो उसमें कुछ आया है एंजियोग्राफी में? अभी आया को आपका बाईपास होना चाहिए। ठीक है, बाईपास के आगे में दवाई खा रहा हूँ, लेकिन तकलीफ ये है कि मैं जब रोटी खाता हूँ कुछ चल फिर नहीं सकता हूँ रोटी खाने के बाद। उम्र के दर्द वगैरह आता है आपको? सांस वगैरह फूलता है? बिल्कुल थक जाता हूँ, थक जाता हूँ, पता भी नहीं ठीक है। लगता। उम्र के उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरा 7 साल है। ठीक है। और कोई शुगर वगैरह भी है आपको? शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। ठीक है। तो बाईपास का कहा है उन्होंने आपको, तो आप करवाना चाह रहे हैं या नहीं? मैं तो करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो साथ में नहीं होता, केस में बहाना बना रहे। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी, ये 65 साल उम्र है और नालियाँ बांधने ने बाईपास का बताया। वो अब दूसरा ये कहते हैं कि जब दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो तो कमज़ोरी महसूस होती है। बिल्कुल। उसमें आई थिंक बहुत सारे जो मरीज़ हैं, जो दिल के मरीज़ होते हैं, जो पहले दवाई नहीं खा रहे होते और जब उनको दवाई शुरू की जाती है तो जिस्म को कबूल करते हुए थोड़े से दिन लगते हैं और कमज़ोरी महसूस होती है। हर मरीज़ को कमज़ोरी महसूस होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोरी ठीक हो जाती है। उसमें देखना ये होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और आप अगर बैठ के उठें और आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए तो फिर दवाई को ठीक एडजस्ट करना पड़ता है। इनका ये है कि ये भी चाहते हैं कि ये बाईपास करवा लें, अगर डॉक्टर साहब ने कहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आपकी
पता नहीं कि इनकी दवाई इनकी नालियों में कितनी ब्लॉकेज है, और कई दफ़ा होता ही है कि ब्लॉकेज 70% प्लस हो तो हम बाईपास का या स्टेंट का कहते हैं, और कई दफ़ा होता ही है कि अगर मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो और चलने से रोज़ाना के रोज़मर्रा के जो काम काज जो चलना फिरना उसमें उससे दर्द ना हो तो हम कहते हैं फ़िलहाल दवाइयाँ आप जारी रखें, अभी कोई एमरजेंसी या अर्जेंसी नहीं है कोई बाईपास करवाने की। तो मेरा सारे मरीज़ों को यही मशवरा है कि अगर आपकी नालियाँ तीनों बंद हैं और आप रोज़ाना के काम काज बड़े आराम से कर लेते हैं, अपना सौदा भी ले आते हैं, ना भी लेते हैं, कहीं जाना है शादी ब्याह पे वहाँ भी चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं और आपको सीने में दर्द नहीं होता, तो फिर दवाइयों को जारी रखें। हाँ, अगर आपको दवाइयाँ जारी रखने के बावजूद सीने में दर्द होता है तो फिर अब है टाइम कि आप या बाईपास करवाएं या स्टेंट डलवा लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई दफ़ा होता ही है कि बीमारी इतनी शिद्दत की नहीं होती कि आप फ़ौरन बाईपास करवाएं या स्टेंट डालें, और दवाई से अगर आपको आराम है तो फिर दवाइयाँ चलाई जारी रखें। अगर आपकी रोज़मर्रा की रूटीन डिस्टर्ब होती है और आप चलते हैं, नहाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बात करते हैं, तो आपके सीने में दर्द होता है, तो फिर आपको बाईपास या स्टेंट जल्दी जरूर। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था, मैं अली बोल रहा हूँ कराची से। जी अली साहब। डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन था कि ये जो गुर्दे में पथरी होती है, मेरी गुर्दे में पथरी है 2.4 सेंटीमीटर, तो उसका ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक है? उससे ब्लड प्रेशर हाई रहता है? क्योंकि मैं वैसे भी वो ब्लड प्रेशर मेरा रहता है हमेशा ना। कितना? ठीक है, कितना होता है आपका ब्लड प्रेशर? 130/90 होता है। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर साहब से ये भी पूछना था कि ये जो डायस्टोलिक है, ये मैं मेरा हमेशा ना, मैं हालांकि मेडिसिन भी खा रहा हूँ, हमेशा 88-90 रहता है, ये इससे कम नहीं होता है। ठीक है। मुझे और मुझे हार्ट का भी थोड़ा सा इशू है, वो सब क्रिटिकल कैट डॉक्टर साहब ने लिखा है, तो उसके लिए मैं मॉनिटर टैबलेट्स खा रहा हूँ, लोप्रीन, और रात को लिपिकेट खा रहा हूँ। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मैम 42 ईयर्स है और वेट मेरा तकरीबन 88 है। लिपिकेट क्यों खा रहे हैं? लिपिकेट क्यों खा रहे हैं आप? मैम मुझे वो मेरी एंजियोग्राफी हुई थी, तो उनमें उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने, कि थोड़ा सा माइनर से कोई इशू है, वो उन्होंने कहा था कि माइनर कैड है। मतलब आर्टरीज मेरी ठीक है लेकिन थोड़ा सा माइनर से कोई इशू था उसमें। तो कोई सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं आपको, सीने में दर्द या सांस मुझे वगैरह? नहीं, कभी कुछ भी नहीं हुआ मैम। मेरा सिर्फ बस ये ब्लड प्रेशर की वजह से ईसीजी में चेंजेस आई थी, उसमें फिर डॉक्टर साहब ने मुझे वो इको भी मेरा ठीक था, 60 EF 60 था उसका। ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जी आप ये एंजियोग्राफी फिर उन्होंने की, तो उन्होंने कहा था कि आपका माइनर सा इशू है, तो इसलिए आप ये मेडिसिन मॉनिटर, लोप्रीन एंड लेविकेट, ये 3 मेडिसिन आपने थ्रू आउट द लाइफ खानी है। बहुत अच्छी बात है कि आप मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल हमें समझ में आ गया। थैलियम स्कैन, जी मैम थैलियम स्कैन मेरा बिल्कुल ठीक था, वो भी मैंने कराया। ठीक है। स्मोकर तो नहीं है आप? नो 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 स्मोकिंग मैम, कुछ भी नहीं। और डायबिटीज? नहीं, कुछ भी नहीं है मैम, बस ये बीपी मेरा थोड़ा सा 130-190 रहता है, ये मतलब मैं डेली चेक करता हूँ अपने घर पे भी। तो कभी कभी 88 पे आ जाता है, लेकिन 88 से कम नहीं हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका गुर्दे में भी मेरी पथरी है, तो उससे की वजह से तो नहीं है ज्यादा बढ़ रहा है? सही। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? जी जी मैम, मैं रेगुलर तकरीबन 6 किलोमीटर वॉक करता हूँ। वेरी गुड। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। थैंक यू जी जी, आई थिंक इनका काफ़ी कॉन्शियस किस्म के पेशेंट है, विच बहुत अच्छी बात है। इनका सवाल था कि अगर गुर्दे में पथरी है तो क्या मेरे वो ब्लड प्रेशर का सबब तो नहीं है? सही। वो सबब नहीं होती। जब आपकी गुर्दे में पथरी काफ़ी अरसे के लिए रहे और आप उसका इलाज ना करें, ना निकाली जाए और गुर्दे के टेस्ट ख़राब होने शुरू हो जाएं, तो किडनी फेलियर जिसे हम कहते हैं वो होना शुरू हो जाती है, यस, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है। तो हमेशा जो इनकी एजेस ने चाहिए कि अपने गुर्दे की जो पथरी है उसका इलाज जल्दी करवा लें। जिस तरीके से भी लिथोट्रिप्सी से करवाएं या ऑपरेशन से करवाएं वो जल्दी निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई दफ़ा फिर वो किडनी को डैमेज करती है, उनके लिए मसला। लेकिन जो उनका ब्लड प्रेशर 88 या 90 रहता है, आई थिंक इनको चाहिए कि थोड़ी सी, मुझे लगता है इनकी टेलीफोन कॉल से भी मुझे लगता है, और अब तक एंजियोग्राफी भी करवा चुके हैं, सारे टेस्ट करवा चुके हैं, कि थोड़ा से अपटाइट और एंग्जाइटी वाली पर्सनैलिटी मुझे लगती है। टाइप ए पर्सनैलिटी लगते हैं, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो हो सकता है कि 88 की बजाय 70 पे चला जाए इनका ब्लड प्रेशर, और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। आई थिंक उसमें से सॉल्ट इनटेक जो है इनका, खाने में नमक जो है उसका इस्तेमाल कम हो, एक्सरसाइज ऑलरेडी ये कर रहे हैं, फिर उसी तरह गोश्त का इस्तेमाल कम हो, जैसे हम पहले बताते हैं कि हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना, और वाइट मीट ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी ये लोप्रिन और लिपिकेट वगैरह ले रहे हैं, इंशाल्लाह उससे चीज़ें ठीक रहेगी। और मैं अगर थोड़ा सा रिलैक्स हूँ या कोई अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कोई रिलैक्सेंट ले लें तो मुझे उम्मीद है कि
बगैर किसी ट्रीटमेंट के इनका ब्लड प्रेशर जो 88 से नीचे 80 या 80 से नीचे आ जाएगा। सही। इन्हें कोई ऐसा मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी कॉन्शियस थे अपनी हेल्थ को लेकर और सारे टेस्ट भी जिस तरह के आपने कहा कि करवा चुके हैं, सारे टेस्ट करवा चुके हैं। हैं। तो अब इन्हें बस ज़रूरत है कि ये रिलैक्स हो जाएं थोड़े से। ठीक है। अच्छा, अगर बीपी बहुत शूट अप कर जाए सर, तो फिर उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होती है? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बाजी। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मसूद सईद है, मैं बोल रहा हूँ आरो वाला कबूला से। जी, सवाल पूछे। हाँ, सवाल मेरा ये है कि मैं अब 5 साल से अपना दिल का मरीज हूँ, मेरे स्टैंड भी डले हुए हैं, तो घबराहट होती है, दवाई भी खा रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर ने उस वक्त कहा था भी आपके जो है 3 स्टैंड डलने हैं, लेकिन 2 डाले थे उन्होंने, मैं कार्डियोलॉजी से डलवाए थे मैंने जाकर। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र में तकरीबन 50 है जी। ठीक है। और वजन आपका कितना है? वजन तकरीबन 69। ठीक है। और शुगर वगैरह है आपको? हाँ जी, शुगर है तकरीबन 120 और इसके प्लस कभी 200 भी हो जाती है। स्मोकिंग करते हैं आप? हाँ जी, वॉकिंग करता हूँ सुबह सुबह इंशाल्लाह। अच्छा, स्मोकिंग करते हैं? स्मोकिंग, सिगरेट पीते हैं? स्मोकिंग पहले करता था, जब मुझे अटैक हुआ उसके बाद 5-6 साल का मैंने छोड़ दिया। ठीक है। दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाइयाँ मेरी लिपिकेट है, इस तरह की काफी, अपना स्कार्ड प्लस है, तो शुगर की दवाई भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। दिल की और दिल की कोई और तकलीफ, दिल में दर्द? जब थोड़ा सा वजन उठा लो, जैसे बच्चा छोटा 5-6 साल का उठा लो तब होता है, या 10 किलो वजनी चीज उठा लो फिर दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है। घबराहट होनी शुरू हो जाती है। और मेन मसला आप कह रहे हैं कि घबराहट सी फील होती है आपको? हाँ जी, सांस भी फूल जाता है। ठीक है, सांस फूल जाता है। कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है? नहीं, बस चक्कर आने शुरू हो जाता है, काम करूँ, साइकिल भी नहीं चलाता, पहले मैं चलाता था तो भी नहीं चलाता हूँ। ठीक है। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है आपको? बस यही परेशानी है कि मैं पूछना डॉक्टर साहब से यही है कि मैं साइकिल चलाया करूँ कि ना चलाया करूँ। ठीक है। तो जब ये कुछ चीज थोड़ी सी वजनी उठा लो दर्द शुरू हो जाए, फिर अपना जुबान के नीचे दवाई रखनी पड़ती है, वो अपना जो है वो 3-4 रखते हैं तो फिर आराम आता है जाके। सही है। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आई थिंक ये इन्होंने पूरी दवाइयाँ में बताई नहीं है कि कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। एक कहते हैं कि 2 नालियों में स्टेंट डला, एक में रहता था नहीं डला, वो आई थिंक रिपोर्ट देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर ये दवाइयाँ पूरी नहीं ले रहे, अगर इन्होंने सिर्फ वो 2 दवाइयाँ में स्कॉट प्लस और एक का बताया जो ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, और बाकी नहीं ले रहे, तो फिर चांसेस हैं कि इनको एंजाइना और सीने में दर्द होगा। तो इन्हें दवाइयाँ अपनी तरह ठीक करनी पड़ेंगी और डॉक्टर साहब के पास जाके बाकी जो इस घबरा जो एक स्टेंट रह गया, एक तो उसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछें कि उस स्टेंट की क्या अहमियत है, उस नाली की क्या अहमियत है जिसमें रह गया। हो सकता है कई दफ़ा छोटी नाली होती है, उसमें हम स्टेंट नहीं डालते और दवाइयों से ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर दवाइयाँ देते हैं। मुनासिब जो दवाइयाँ होती हैं जो उस बीमारी के लिए चाहिए वो लिखी जाती हैं। इन्हें चाहिए कि अपनी दवाइयाँ वो लिखवा दें। और अब क्योंकि ये बताते हैं कि चलने से सीने में दर्द होता है और घबराहट होती है, डॉक्टर साहब से अपना नुस्खा ज़रा ठीक करवा लें, तो होपफुली आई थिंक इनके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। कोई सांस वगैरह फूलता है, कुछ लोगों को दर्द होता है चलने पे, कुछ का सांस फूलता है, बल्कि सांस फूलना भी जो है वो दर्द के बराबर ही हो जाता है। तो इसलिए अपना एक दफ़ा नुस्खा ठीक करवा लें तो ज़्यादा ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि ये अपने डॉक्टर को दोबारा से दिखा लें और नुस्खा जो है वो इनका ठीक कर दिया जाए। सर, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया था, तो उस हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, ये हर साल 29 सितंबर को एक वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और उसका मकसद ये होता है कि लोगों में, पूरी दुनिया में लोगों में आगाही पैदा की जाए कि दिल की बीमारियां जो है उनसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे इनको कम किया जा सकता है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात जो है दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। तकरीबन हर साल 2 करोड़ बंदे की जो है अमवात होती हैं और वो अमवात सबसे ज़्यादा हमारे खित्ते में ज़्यादा होती हैं, यानी सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा, बड़े सगीर में जो ज़्यादा होती हैं, और उससे बचा जा सकता है अगर हम परहेज़ करें। इस बीमारी का ये भी है कि ये प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है अगर हम मुनासिब परहेज़ करें और अपनी एहतियात करें, जिसके लिए हम ये प्रोग्राम सारा कर रहे हैं। अगर ये प्रोग्राम लोग सुनते रहें और सुन के उस पर अमल करते रहें तो इस प्रोग्राम का बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। वो जो बीमारी आपको आने वाली है वो नहीं आएगी, अगर आनी भी है तो आपको 10-15 साल के बाद आएगी। और उसमें से बड़ा ज़रूरी है कि वो जो 4-5 चीज़ें हैं कि सिगरेट नोशी नहीं करनी, खुराक अपनी सादा रखनी है, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, चिकनाई घी का इस्तेमाल कम करना है, नबाताती तेल वेजिटेबल ऑयल उसका इस्तेमाल करना और इतना थोड़ा हो कि तरी आपको नज़र ना आए।
सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मोटापा नहीं होने देना। ख्वातीन को अपनी कमर 32 इंच से ऊपर नहीं जानी चाहिए और मर्दों की उम्र 36 और 38 इंच से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस पर अपना ध्यान करना है और रोज़ाना जो है कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा वॉक करनी है और नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करनी है और गैर ज़रूरी परेशानी जो है मोल नहीं लेनी। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारा पैगाम यही है कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस ना खुद लें ना दूसरों को दें। अल्लाह हाफ़िज़।